चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे सियासी दलों का तीसरे दिन भी देश भर में प्रदर्शन जारी रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चीन के खिलाफ सियासी दलों का गुस्सा फूटा। बिहार के गया में तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। और नाराजगी जताने के लिए शहर के एक इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान को एक जगह जमा किया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उससे निकलने वाला काला धुआं वहां फैलता दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से हटे नहीं, बल्कि जलते सामान को घेर कर चीन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पर्चे लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे थे, जबकि कुछ लोग पार्टी का झंडा पकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, गलवान घाटी की घटना से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की भी शपथ ली। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोई भी चाइना सामान अपने घर में यूज नहीं करेंगे। लेकिन चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के चक्कर में बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता ने लोगों से चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की और अपने सभी मित्रों भाइयों से आग्रह किया है कि आज के बाद चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। फिलहाल महाराष्ट्र के सोलापुर की बात करते हैं। वहां भी सियासी दलों ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। चीन की धोखेबाजी से नाराज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो चीनी सामान को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इससे पहले शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर चीनी सामान तोड़कर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दिए। कोई चीन की कंपनी की टीवी को सड़क पर पटकता दिखा तो कुछ लोग लात से चीनी सामान को तोड़ते नजर आए। एक तस्वीर में प्रदर्शन में शामिल दो लोग चीन के झंडे को पकड़े दिखे, जिसे एक महिला चप्पल से मारती दिखाई दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग तिरंगा और पार्टी का झंडा लहराते नजर आए। तोड़फोड़ करने के बाद एक आदमी ने चीनी सामान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फिर उसी आग में चीन के झंडे को जला दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को तोड़कर अपना विरोध जताया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उसमें आग लगा दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार से चीन को सबक सिखाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, सरकार के फैसलों के साथ है। देश चाहता है चाइना को सबक सिखाया जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में सेना ने उस पुल को बनाने का काम पूरा कर लिया जिसे चीन रोकना चाहता था। खबर है कि 15 तारीख को हुई झड़प के बाद सेना के जवानों ने ठान लिया था कि इस पुल का काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है और फिर दिन रात मेहनत करके गलवान घाटी में नदी पर इस पुल को बनाया गया। मेजर जनरल जल स्तर की बातचीत में भी चीन ने इस पुल के मुद्दे को उठाकर अड़ंगा डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप करवा दिया था और हिंसक झड़प के बाद पुल का काम तेज करते हुए केवल 2 दिन के अंदर उसे बनाकर तैयार कर दिया। पहले ये पुल जो था ये फुट ब्रिज था और सैनिकों को पीपी पॉइंट 14 तक पैदल चल के जाना पड़ता था। ये पुल सेना के लिए बहुत अहमियत रखता था। यही वजह है कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन की एक ना सुनी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 8 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक मुठभेड़ शोपियां में और दूसरी पंपोर में हुई। एक दिन पहले शोपियां में सुरक्षा बल को 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने साझा अभियान चलाकर आतंकियों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ जवान पेड़ों की आड़ में बंदूकें तानकर खड़े हो गए ताकि एक भी आतंकी वहां से बचकर ना निकल सके। कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद वहां छिपे 5 आतंकी मारे गए। शोपियां के अलावा पंपोर में भी जवानों ने एक मस्जिद में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए गए। इस अभियान को बहुत सावधानी से अंजाम दिया गया और मुठभेड़ में मस्जिद को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। 24 घंटे के अंदर 8 आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल ने शोपियां और पंपोर के अलावा पुलवामा में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि घाटी में शांति कायम करने के लिए इस तरह के अभियान ज्यादा तेजी से चलाए जाएंगे।
the next few months we will be able to take this peace process forward and ensure that normalcy is brought into the environment. जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से आतंकियों के सफाए के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी भी मिली और इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। इनमें 50 से ज्यादा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के और 20 आतंकी जैश ए मोहम्मद के शामिल, जबकि लश्कर ए तैयबा के भी 20 से ज्यादा आतंकी पिछले 5 महीनों में ढेर हो चुके हैं। अकेले शोपियां में ही पिछले 2 हफ्ते के अंदर 22 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। कोरोना संकट के बीच कोलकाता के व्यापारियों ने भीड़ से बचने के लिए दुकानों को ऑड इवन नियम के तहत खोलने का फैसला किया। लॉकडाउन में ढील देते हुए सरकार ने सभी बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन व्यापारियों ने अपने साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए ऑड इवन नियम से दुकानें खोली। कोलकाता के बड़ा बाजार के ये कई मार्केट्स हैं, जैसे कि नंदरा मार्केट, बागली मार्केट। यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, इन्होंने खुद निर्णय लिया है कि दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले पे खोलेंगे। साथ ही सरकार की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का भी व्यापारियों ने पालन किया। मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर दे के सब कुछ कर रहे हैं। एक दुकान हम खोल रहा तो दूसरा दुकान खुलता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा की 2 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। नतीजों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से जीतने वाले केसी वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 वोट मिले, जबकि बीजेपी के जीतने वाले प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत के पक्ष में 54 वोट पड़े और बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत हार गए। पार्टी की तरफ से उन्हें मैदान में उतारने के बाद राजस्थान का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया था और कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। यही वजह रही कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने अपनी जीत को प्रजातंत्र की जीत बताया। जब आंकड़े उनके पास नहीं थे, विधायक उनके पास नहीं थे, तो निश्चित रूप से पूरे देश में जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, खरीद फरोख्त की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति उन्होंने करी है और जिस तरह से लोकतंत्र को उथल पुथल करने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो उन्होंने यहाँ भी कोशिश करी, राजस्थान में भी, उसके अंदर वो नाकामयाब रहे। वहीं राजस्थान में राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया। नतीजों के ऐलान के बाद अशोक गहलोत जब विधानसभा से बाहर आए तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी जताई। अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवार और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिनके चेहरे पर जीत की खुशी दिखी। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखा और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ऑस्ट्रेलिया से लौटे कांग्रेस विधायक वाजिब अली के वोटिंग में हिस्सा लेने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और वोट डालने पहुंच गए, जिसके बाद चुनाव अधिकारियों ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया। लेकिन बाद में वाजिब अली को चुनाव अधिकारी से पीपीई किट पहनकर मतदान करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पीपीई किट पहनकर वोट डाला। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का भरोसा जताया। इस बीच बीजेपी ने वाजिब अली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। जब वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास और थी मतदान करने की, तो वो उसको उपयोग बजाय उनको लाके और विधायक और अधिकारियों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है सरकार। हमने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने बीजेपी की आपत्ति को गलत ठहराया और अपनी जिम्मेदारियों का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने का भी जिक्र किया। होम आइसोलेशन के साथ साथ इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, जो कंपल्सरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके तहत आदमी अपनी ड्यूटी निभाएगा। एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, आई हैव ए ड्यूटी टू वर्क एंड आई केम फॉर वर्क। आके वो करवा लिया था टेस्ट, कोविड का टेस्ट करवा लिया गया है और वो भी नेगेटिव है। दक्षिणी चीन के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से गिरे मलबे की चपेट में आए एक स्कूटर सवार की जान बाल बाल बच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पास में ही एक सड़क थी और कई गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजर रहे इस स्कूटर सवार को पता ही नहीं चल सका और जब तक वो अपने स्कूटर को रोक पाता, मलबा उसके रास्ते में आ गया, जिससे वो स्कूटर समेत जमीन पर गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जमीन पर गिरते ही वो खड़ा होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसका स्कूटर मलबे से पूरी तरह ढक गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हत्या के आरोप में एक लड़के की पुलिस के सामने पिटाई की गई। लोगों ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले वो लड़का एक बच्ची की हत्या करने के बाद गांव से फरार हो गया था, जिसे डीएम ऑफिस के पास देखे जाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। डीएम ऑफिस पर तैनात कुछ पुलिस वालों ने गुस्साए लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और उस पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और पिट रहे लड़के को भीड़ से छुड़ा लिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया
ताकि लोग उस पर फिर हमला न कर सकें। घटना की जानकारी मिलते ही बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए और आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रशासन से यही मांग है कि वो खोजबीन करके इनको सजा दे, फांसी की सजा दे। कोरोना से जंग लड़ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसे देखते हुए उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी देने पर भी विचार कर रहे हैं। कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों के खून में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा को ही डॉक्टर ठीक हो चुके लोगों से कोरोना के मरीजों में चढ़ाते हैं और दिल्ली में पहले भी कई मरीजों पर इस थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। सत्येंद्र जैन की उम्र 55 साल से ज्यादा है, इसलिए उन्हें खतरा ज्यादा बताया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। कोरोना होने से पहले सत्येंद्र जैन आखिरी बार गृह मंत्री अमित शाह से ही मिले थे। उनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद क्वारंटीन करने पर फैसला हो सकता है। उनकी तबीयत थोड़ी सी, आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडीनेस बढ़ने लगी। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में पंजाब के संगरूर का एक बेटा गुरबिंदर सिंह भी शहीद हो गया, जिसकी खबर मिलते ही शहीद के घर मातम पसर गया। शहीद गुरबिंदर सिंह की 3 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले उनके शहीद होने की खबर घर पहुंच गई, जिसके बाद गुरबिंदर सिंह के घर पर मातम पसर गया। इलाके में शोक की लहर फैल गई। श्रद्धांजलि देने के लिए घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहीद जवान की मां ने भी अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इसके बाद उन्होंने उस तस्वीर को अपने आंचल से साफ किया और फिर उसे चूमती नजर आई। 3 महीने बाद उनकी शादी तय थी, लेकिन अब उनकी शहादत की खबर यहाँ पर आई है। इस वक्त उनके परिवार में सब महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माताजी हैं चरणजीत कौर, जो कि इस वक्त काफी गहरे सदमे में हैं। बूढ़ी मां बेटे के गम में बेसुध हो गई। आंचल से आंसुओं को छिपाती रहीं, लेकिन दर्द छलक ही गया। मुंह को ढककर वो जोर जोर से रोने लगी। सिर्फ मां ही नहीं, गुरबिंदर की बहन भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कभी मां से लिपट कर रोती तो कभी रोती मां को ढांढस बंधाती दिखी। दुख की इस घड़ी में परिवार वालों के साथ आसपास के कई लोग उन्हें दिलासा देते नजर आए। वहीं अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी शहीद को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद हुए गुरबिंदर सिंह को पंजाब के संगरूर में अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पूरे इलाके के लोग उमड़ पड़े और शहीद का शव पहुंचते ही लोगों का हुजूम उनके घर तक पहुंच गया। सभी लोगों ने फूल बरसाकर गुरबिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। चीन से जारी विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उन्होंने गलवान में चीन के हमले को पहले से रची साजिश का नतीजा करार दिया और आरोप लगाया कि इस दौरान भारत सरकार गहरी नींद में सो ही रही। राहुल ने दावा किया कि इसी की कीमत हमारे जवानों को शहीद होकर चुकानी पड़ी। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस की बौखलाहट करार दी। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल ने राहुल को देश हित में बात करने की सलाह दी। कांग्रेस पार्टी हर शब्द जो बोलती है वो बौखलाहट की बोलती है। सबको देश के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, उसके प्रमुख नेता को भी देश की भाषा बोलनी चाहिए।